तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक एफबीआई एजेंट दिखाया जाता है जो एक खतरनाक गैंग को पकड़ने आया था। मगर जब वो वहाँ पर आता है तो उधर हर तरफ लाशें ही लाशें थी। उस आदमी का चेहरा नहीं दिखाया जाता जिसने यहाँ पर सबको मारा था। अब वो शूटर एफबीआई एजेंट पर भी गन को तान देता है। अब ये एफबीआई एजेंट को भी मारना चाहता था मगर नहीं मारता और जिंदा छोड़ देता है। हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम क्रिश्चियन था। वो अपने मॉम डैड के साथ डॉक्टर के पास आया था। क्रिश्चियन को दरअसल ऑटिज्म की बीमारी थी। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान ना तो किसी से आंखों में देखकर बात कर सकता है और खुद एतमादी भी बहुत कम होती है, यानी कि वो इंसान खुद पर यकीन नहीं कर पाता कि क्या सही है और क्या गलत। मगर क्रिश्चियन मैथ्स की कैलकुलेशंस में बहुत माहिर था। वो मुश्किल से मुश्किल सवालों को चुटकियों में हल कर लेता था। डॉक्टर क्रिश्चियन को देखकर कहती है कि आप लोग इसको यहीं पर मेरे पास छोड़ जाएं, तभी मैं क्रिश्चियन का इलाज कर सकूंगा। मगर उसके डैड उसे यहाँ पर छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। मगर क्रिश्चियन की मॉम ऐसा नहीं चाहती। वो कहती है हमें यहाँ पर क्रिश्चियन को छोड़ देना चाहिए ताकि उसका इलाज हो सके। यहीं पर हम क्रिश्चियन को एक पजल बनाता हुआ देखते हैं। पजल का एक हिस्सा गायब हो गया था जिस वजह से वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और अजीब अजीब से लफ्ज बोलता जा रहा था। क्रिश्चियन की ऐसी हालत देखकर सब लोग परेशान हो जाते हैं। तभी एक बच्ची उठकर आती है जो इसकी तरह ही ऑटिज्म की मरीज थी। जो वो क्रिश्चियन को उस पजल का हिस्सा देती है तो उसे लेकर वो सुकून में आ जाता है। क्रिश्चियन की एक और खासियत थी, वो जिस भी काम को शुरू करता जब तक वो उसे पूरा न कर ले उसे सुकून नहीं मिलता था और इसी तरह वक्त गुजरता रहता है। अब बड़ा हो जाता है और एक बहुत ही बेहतरीन अकाउंटेंट बन चुका था। उसके पास एक बूढ़ा कपल बैठे थे क्योंकि वो काफी मुसीबत में थे। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी और उन्हें बहुत सा टैक्स देना था। क्रिश्चियन उन्हें यहाँ पर एक तरीका बताता है जिससे उन्हें बहुत कम टैक्स देना पड़ता है। वो दोनों बहुत खुश हो गए थे और क्रिश्चियन को अपने घर आने की दावत देते हैं। कहते हैं हमारा फॉर्म बहुत बड़ा है तो तुम वहाँ पर आना, तुम्हें बहुत मजा आएगा। वहाँ पर लोग ज्यादातर गन प्रैक्टिस करने आते हैं, तुम भी आना। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए थे। और अब हमें एफबीआई का हेड दिखाया जाता है जिसके पास एक लड़की आती है। उसका नाम मेडिना था। वो हेड के पास जॉब के लिए आई थी। हेड उससे कहता है तुम्हारे बारे में मैंने पढ़ा है, तुम काफी अच्छी हो, जहाँ पर भी तुमने काम किया बहुत अच्छा किया है। अब वो मेडिना से उसके क्रिमिनल्स जुर्मों के रिकॉर्ड के बारे में पूछता है जिस पर वो कोई जवाब नहीं देती। मेडिना चुप हो गई थी। तभी हेड मेडिना को उसकी क्राइम फाइल दिखाता है और कहता है देखो तुमने कितने लोगों को मारा है, तुम जेल में भी जा चुकी हो। ये सुनकर मेडिना उठकर वहाँ से जाने वाली थी। हेड कहता है रुको, अगर मैं चाहूँ तो किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, इसके बदले तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। वो अब मेडिना को एक आदमी की तस्वीर दिखाता है जिसमें उसका सिर्फ आधा चेहरा ही नजर आ रहा था। हेड कहता है इस आदमी को सब द अकाउंटेंट के नाम से जानते हैं। ये ज्यादातर क्रिमिनल्स के साथ काम करता है, उनके काले पैसे को गवर्नमेंट से छुपाता है। वो उनकी और भी पैसों की हेराफेरी में मदद करता है। मैं चाहता हूँ तुम इस आदमी को ढूंढो जिसके लिए तुम्हारे पास 1 महीने का वक्त है, वरना तुम अपनी नौकरी खो दोगी। मेडिना ये सुनकर उसके साथ काम करने के लिए तैयार थी। इसके बाद हमें क्रिश्चियन दिखाया जाता है। खाना खाने के बाद लकड़ी का एक रॉड लेकर अपनी टांगों पर जोर जोर से मसाज करने लगता है जिससे उसे तकलीफ हो रही थी। ये सब कुछ क्रिश्चियन अपने साथ जानबूझकर किया करता था। वो अपने पास्ट माजी को याद करता है जब वो छोटा था और उसकी मॉम उसकी बीमारी की वजह से उसे छोड़कर चली गई थी क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। क्रिश्चियन के डैड ने उसकी मॉम को बहुत रोकने की कोशिश की मगर वो नहीं रुकी। ये देखकर क्रिश्चियन खुद को तकलीफ देने लगा। फिर उसके डैड ने उसे संभाला। इसके बाद फिर से कहानी क्रिश्चियन पर आती है जो यही सब कुछ याद करके खुद को तकलीफ दे रहा था। इसके बाद वो उसी बूढ़े कपल के फॉर्म पर जाता है जो उसको बुला कर गए थे। वहाँ पर जाकर ये अपने निशाने लगाने की प्रैक्टिस कर रहा था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्रिश्चियन एक बहुत ही अच्छा स्नाइपर था, निशानेबाज। अब वो एक खुफिया जगह पर आता है जहाँ पर उसने बहुत से महंगे हथियार रखे हुए थे। उधर बहुत ही अच्छी खूबसूरत और महंगी पेंटिंग्स भी थी। उसके पास बहुत सारे पैसे भी थे, वो भी अलग अलग मुल्कों की करेंसी में। क्रिश्चियन के पास ये सब कुछ क्यों और कैसे था, तो यहीं से कहानी जाती है पास्ट माजी में। क्रिश्चियन जब जेल में था तो वहाँ पर उसे एक आदमी मिला जो बहुत ही बेहतरीन अकाउंटेंट था। वो सभी बड़े बड़े लोगों के लिए काम किया करता था। उसने जेल में क्रिश्चियन को सब कुछ सिखाया और तब से उसने जो भी बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया था उसे ये सब कुछ मिला। अब क्योंकि क्रिश्चियन बहुत तेज था तो उसने सभी चीजों को बहुत जल्दी सीख लिया। एक दिन क्रिश्चियन को एक लड़की की कॉल आती है जो उससे कहती है बहुत से लोगों को तुम पर शक होने लगा है, तुम अब अपने लिए नॉर्मल लोग चुनो जिनके साथ तुम काम करोगी। क्रिश्चियन उससे कहता है मैं इस बात का ध्यान रखूंगा।
अब वो पहुंचता है अपने अगले क्लाइंट के पास, जिनकी बहुत बड़ी रोबोटिक कंपनी थी। वो रोबोट्स के पार्ट्स हिस्से बनाने का काम क्या करती थी। उनको लगता है कि कोई उनकी कंपनी में पैसों का घपला कर रहा है और वो इसी चीज का पता लगाना चाहते थे। क्रिश्चियन जब उनकी बात सुनता है तो कहता है ठीक है, मैं आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ, मैं सुबह से अपना काम शुरू कर दूंगा। उधर हम मेडिना को देखते हैं, जो उसी अकाउंटेंट को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अब हमें एक आदमी ब्रेक्स दिखाया जाता है, जिसको हिटमैन के नाम से सभी लोग जानते थे। वो बहुत ही खतरनाक था। वो एक आदमी को गाड़ी में बिठाकर उसे डरा धमका रहा था। अगले दिन क्रिश्चियन उसी कंपनी में पहुंच जाता है जहां पर उसे काम करना था। जैसे ही वो वहां पर जाता है तो उसे वहां पर एक लड़की मिलती है जो उसी रोबोटिक कंपनी की अकाउंटेंट थी। वो उसे बताती है कि पहले मुझे ये बात पता चली कि कोई हमारी कंपनी में पैसों की हेराफेरी कर रहा है, लेकिन मैं इन चीजों का पता नहीं लगा पाई। उसको उम्मीद थी कि वो क्रिश्चियन के साथ मिलकर काम करेगी, मगर वो उसे मना कर देता है और कहता है सॉरी, मैं अकेला ही काम करता हूँ। इसीलिए अब वो अकाउंटेंट लड़की वहाँ से चली गई थी। उधर मेडिना एक कॉन्फ्रेंस में आई थी, तभी उसे उसकी कंपनी से फोन आता है, जो उसे बताते हैं कि जो तस्वीरें उसने उन्हें भेजी थी, उन्हें एक वीडियो मिली है जिसमें इसी शक्ल का मिलता जुलता आदमी सबको मार रहा है। उधर क्रिश्चियन ने अपना काम वहाँ पर शुरू कर दिया था। वो कंपनी में सारे हिसाब किताब को पढ़ना शुरू करता है। इधर मेडिना उस अकाउंटेंट की ऑडियो को मैच करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे उसकी आवाज मिली थी। वो अजीब अजीब से लफ्ज पढ़ रहा था। तो मेडिना को पता चलता है कि ये आदमी जो भी है, इसे ऑटिज्म की बीमारी है। क्रिश्चियन ने कंपनी में अपना काम शुरू कर दिया था। उसने खिड़कियों दरवाजों पर कैलकुलेशंस करके इस बात का पता चला लिया था कि कंपनी में पैसे कहाँ पर जा रहे हैं। अब ये सारी बातें अकाउंटेंट लड़के को बताता है। वो कहता है हाँ, तुम ठीक थी, वाकई ही कंपनी से पैसे चुराए जा रहे हैं। और वो आदमी ऐसी कंपनी के नाम पर पैसों को ट्रांसफर करता है जिसका कोई भी नाम कंपनी की लिस्ट में नहीं है। तभी वहाँ पर उस कंपनी की ऑनर मालिक आती है। वो क्रिश्चियन से पूछती है, क्या तुमने पता लगाया कि आखिर वो इंसान कौन है? वो कहता है नहीं, पर मुझे थोड़ा सा और वक्त दें, मैं उस इंसान के बारे में जल्दी पता लगा लूंगा। उधर दूसरी तरफ हमें ब्रेक्स दिखाया जाता है, जो इसी रोबोटिक कंपनी के एक और शेयर होल्डर के घर पर आया था और उस आदमी को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने पर मजबूर करता है। कहता है देखो, अगर तुमने इस इंजेक्शन को नहीं लगाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, जिसके बाद तुम्हारी बीवी को इंश्योरेंस के कोई पैसे नहीं मिलेंगे। अगर तुमने अपनी जान खुद ली तो तुम्हारी बीवी को बहुत सारे पैसे मिलेंगे। वो आदमी ब्रेक से डरकर खुद को इंजेक्शन लगा लेता है, जिसके बाद उस आदमी की मौत हो गई थी। अगली सुबह जब क्रिश्चियन कंपनी में आता है तो देखता है कि कोई उसकी की हुई सारी कैलकुलेशंस को मिटा रहा था। तभी यहाँ पर इस कंपनी का वही शेयर होल्डर आता है जो क्रिश्चियन को इस कंपनी में लाया था और कहता है हमारे एक शेयर होल्डर ने खुद की जान ले ली है। हमें लगता है कि वही कंपनी से पैसे चुरा रहा था, तो केस साफ है, हल हो गया। तो अब तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम अपनी फीस लो और यहाँ से जा सकते हो। मगर क्रिश्चियन को हर काम पूरा करने की आदत थी। वो उस कंपनी के शेयर होल्डर को बहुत समझाता है, मगर वो नहीं मानता और इसलिए क्रिश्चियन अब अपने घर वापस आ गया था। जिसके बाद थोड़ी देर बाद वो अपनी गाड़ी लेकर चला गया था। तभी हम देख पाते हैं उसका पीछा एक दूसरी गाड़ी कर रही थी। क्रिश्चियन उसी फॉर्म पर आता है जहाँ पर वो गन चलाने की प्रैक्टिस क्या करता था। यहीं से उसे अपने माजी की कुछ बातें याद आती हैं कि जब वो और उसका भाई मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस क्या करते थे। उसके डैड ने उन्हें दुनिया की हर चीज सिखाई थी कि वो लोग पीछे ना रहें। तभी क्रिश्चियन जब बूढ़े कपल के फॉर्म पर प्रैक्टिस कर रहा था तो वहाँ पर 2 गुंडे आ जाते हैं जो उस बूढ़े कपल के घर में घुस गए थे और उनसे कहते हैं कि बाहर जाओ और क्रिश्चियन को जाकर मार दो। वो बूढ़ी औरत को जब एक गुंडा बाहर लेकर आ रहा था तो क्रिश्चियन ने उन्हें देख लिया था और अपनी गन से वहीं पर एक गुंडे को मार देता है। तभी दूसरे गुंडे साथी को गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो उस बूढ़े कपल को गाड़ी में बिठाकर उन पर गन करके वहाँ से जाने वाला था। तभी क्रिश्चियन पीछे से अपनी गन चलाता है। उसने अब उस दूसरे गुंडे को पकड़ लिया था और उससे पूछता है, बताओ मुझे यहाँ पर किसने मारने के लिए भेजा है तुम्हें? गुंडा बताता है कि मुझे उस इंसान का नहीं पता, बस मुझे तो तुम्हारा और रोबोटिक कंपनी की अकाउंटेंट जिसका नाम डैना है उसका नाम बताया गया था। जैसे ही क्रिश्चियन डैना के बारे में सुनता है तो उसे बचाने के लिए निकल जाता है। उधर डैना जो कि होटल में अपने कमरे में जा रही थी, उसके चारों तरफ लोग थे जो बस अब उसे मारना चाहते थे। मगर क्रिश्चियन भी वहाँ पर पहुँच गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था। अब कमरे में एक आदमी डैना पर हमला कर देता है, मगर डैना उस पर वार करती है। वो चूल्हे के स्टैंड को उसके मुंह पर देकर मारती है और जाकर वॉशरूम में छुप गई थी। इससे पहले वो आदमी उसे मारता, वहाँ पर क्रिश्चियन आ गया था। वो एक के बाद एक सभी को बहुत बुरी तरह मार रहा था। सबको उसने वहाँ पर खत्म कर दिया
किया। अब वो डेना को बचाकर वहीं पर अपनी उसी खुफिया जगह पर ले आता है जहाँ पर उसने सब कुछ रखा हुआ था। डेना जब सब कुछ देखती है तो हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि एक अकाउंटेंट के पास इतना सब कुछ कैसे हो सकता है, मगर वो इस बात को नहीं जानती थी कि क्रिश्चियन दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल्स के लिए काम किया करता था। डेना को ये सब कुछ देखकर इतना तो यकीन हो गया था कि वो एक ट्रेंड आदमी है। उधर मेडिना को एजेंसी की कॉल आती है जो उस आदमी के बारे में बताते हैं कि वो दिमागी तौर पर भी बीमार है। जिसके बाद क्रिश्चियन भी अब डेना को एक होटल में ले आया था। वो उससे पूछती है कि तुमने ये सब कुछ कैसे सीखा और किस तरह। वो बताता है कि मेरे डैड ने बचपन से ही मुझे सब कुछ सिखाया था ताकि मैं खुद को किसी भी मुसीबत से बचा सकूं। मगर मैं ऑटिज्म का मरीज हूँ, मैं खुद को सोशलाइज नहीं कर पाता, यानी कि मैं लोगों के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकता। ये सब बातें सुनने के बाद डेना भी उसे अपने बारे में बताती है। क्रिश्चियन अब यहाँ पर उसी रोबोटिक कंपनी के बारे में बात करता है और कहता है जिसने भी कंपनी में घपला किया उसने फिर से उन्हीं पैसों से कंपनी के शेयर्स को खरीद लिया, जिसके बाद फिर से वो कंपनी प्रॉफिट मुनाफे में जाने लगी। और ये एक तरीका था ब्लैक मनी को वाइट करने का। जिसके बाद क्रिश्चियन रोबोटिक कंपनी के एक और शेयर होल्डर के घर पर जाता है। उसने उसके घर से ब्रैक्स को निकलते हुए देखा था। जब वो शेयर होल्डर के घर जाता है तो उसे पता चलता है ब्रैक्स उसे मारकर चला गया है। वो सबको ऐसे क्यों मार रहा था ये हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। दूसरी तरफ मेडिना को भी अब उस अकाउंटेंट के बारे में पता चलता है जिसका नाम कोई और नहीं बल्कि हमारा क्रिश्चियन ही था। उसने अपनी बहुत छोटी सी प्रोफाइल बनाई हुई थी जिसमें लिखा था कि वो छोटी मोटी कंपनीज के साथ मिलकर काम करता है और उसी से वो छोटा मोटा प्रॉफिट भी कमा लेता है। मेडिना अब इन सब जानकारी को लेकर FBI हेड के पास जाती है। उधर क्रिश्चियन डेना के पास जाता है। तभी वो अपने मासी के बारे में सोचने लगता है कि कैसे एक बार उसके डैड ने उसे और उसके भाई को उन बच्चों को मारने का कहा था जो हमेशा उन्हें तंग किया करते थे। तब उसने और उसके भाई ने उन्हें बहुत मारा। ये सोचकर क्रिश्चियन डेना के पास एक खत लिखकर रख देता है क्योंकि अब वो यहाँ से जाना चाहता था। वो सोचता है कि अगर वो डेना के साथ रहा तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, इसीलिए वो उसे छोड़कर चला गया था। उधर मेडिना FBI हेड के साथ क्रिश्चियन के घर पहुंच गई थी। वो उसके घर की छानबीन करने लगते हैं। उन्हें उसके घर से बहुत सी अजीब चीजें और बहुत सारे हथियार मिले थे जिन्हें देखकर वो बहुत हैरान थे। उसके घर में हर जगह पर कैमरास लगे हुए थे। ये लोग समझ जाते हैं कि ये वही आदमी है जिसे ये अब तक ढूंढ रहे थे। उधर ब्रैक्स उसी रोबोटिक कंपनी के शेयर होल्डर से मिलता है जिसने क्रिश्चियन को भी उस कंपनी में काम करने बुलाया था। यहाँ पर हमें पता चलता है अब तक जितने भी शेयर होल्डर्स मर रहे थे उन्हें इस कंपनी का ये शेयर होल्डर मरवा रहा था ताकि फिर ये एक अकेला मालिक बन सके और ये सारे काम इसके ब्रैक्स कर रहा था। उधर FBI के हेड ने सभी लोगों को क्रिश्चियन के घर से बाहर निकाल दिया था। अंदर सिर्फ वो और मेडिना बचे थे। हेड मेडिना से पूछता है तुमने इतने सारे लोगों को क्यों मारा था। वो बताती है कि उन लोगों ने मेरी बहन को जबरदस्ती नशा बेचने की कोशिश की जिस वजह से मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उन्हें मार दिया। बाद में मुझे जेल में भी भेजा गया। मेडिना पूछती है कि तुम इस अकाउंटेंट के पीछे क्यों पड़े हो। वो कहता है जिस लड़ाई की वीडियो तुम्हारे पास है उस लड़ाई में मैं भी था। मैं एक बहुत बड़ी गैंग को पकड़ने गया मगर उस अकाउंटेंट ने वहाँ पर आकर सबको मार दिया। जब उसने मेरी तरफ गन की और मुझे मारने से पहले उसने मुझसे पूछा क्या मैं एक अच्छा डैड हूँ। मैंने कहा हाँ। मैंने हाँ बोल दिया जिसके बाद उसने मुझे छोड़ दिया। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया था। ये वही सीन था जो हमने कहानी के शुरू में देखा था। फिर एक दिन मुझे एक लड़की की कॉल आई। उसने मुझे बड़े बड़े क्रिमिनल्स के बारे में बताया। एक के बाद एक मैं केस को सुलझाने लगा और ये वही लड़की थी जो क्रिश्चियन यानी कि द अकाउंटेंट से भी बात किया करती थी। मैं इसीलिए इसे ढूंढना चाहता था। फिर मुझे एक आदमी के बारे में पता चला जो बहुत ही खतरनाक लोगों के साथ काम किया करता था। वो भी एक बहुत ही बड़ा अकाउंटेंट था और ये वही आदमी था जो क्रिश्चियन को जेल में मिला था। उस आदमी को रिहाई तो मिल गई मगर उन लोगों ने उसे पकड़कर मार दिया जिन खतरनाक लोगों के लिए वो काम किया करता था। जब क्रिश्चियन को इस बारे में पता चला तो वो जेल से भाग आया और उसने फिर उन सभी को मार दिया। यानी कि जो सारा सीन हमने कहानी के शुरू में देखा था वो क्रिश्चियन ही था जो उस गैंग को मार रहा था क्योंकि उस गैंग ने उसके बहुत अच्छे दोस्त को मार दिया था जो उसे जेल में मिला था। मेडिना पूछती है वो जेल में क्यों गया। हेड बताता है कि अब तक मुझे जो उसके बारे में पता चला है जब उसकी मॉम ने उन्हें छोड़कर दूसरी शादी कर ली कुछ वक्त के बाद उनकी मौत हो गई। क्रिश्चियन जब अपनी मॉम के फ्यूनरल पर गया तो वहाँ पर उसके सौतेले डैड ने उसे जाने का कहा। इस बात पर उसे बहुत गुस्सा आ गया जिस वजह से उसकी लड़ाई हो गई। वहाँ पर गार्ड आ गया और जब उसने क्रिश्चियन पर गोली चलाने की कोशिश की तो
तो उसके आगे क्रिश्चियन के डैड आ गए जिन्हें गोली लग गई और वो वहीं पर मर गए। उनकी मौत का जिम्मा भी क्रिश्चियन पर आ गया, इसी वजह से वो जेल में गया था। मेडिना कहती है यार मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब बातें तुम मुझे क्यों बता रहे हो। हेड कहता है मैं बहुत जल्दी रिटायर्ड होने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ बाद में तुम उस लड़की से बात करो और फिर तुम्हें ही सभी केसेस को सुलझाना होगा। मुझे तुम पर भरोसा है, तुम एक अच्छी FBI एजेंट बन सकती हो। तभी क्रिश्चियन के घर का फोन बजता है। मेडिना जब उस फोन को उठाती है तो उसी लड़की की कॉल थी। वो रोबोटिक कंपनी के बारे में बता रही थी जो बहुत सारे पैसों का घपला कर रहे थे और अब मेडिना इस केस की छानबीन करने के लिए तैयार थी। उधर दूसरी तरफ क्रिश्चियन को भी सब कुछ पता चल गया था उस रोबोटिक कंपनी के शेयर होल्डर के बारे में जिसने बाकी के शेयर होल्डर्स को मरवा दिया था। वो अब उसके घर पहुंच जाता है। वहाँ पर जाकर वो सबको मार रहा था, लेकिन वहाँ पर पहले से ब्रेक्स और उसके साथी मौजूद थे। क्रिश्चियन के पास गन थी, वो गोलियां चलाकर सबको मार रहा था। ये भी क्रिश्चियन पर गोलियां चलाते हैं मगर उसे मारना इतना आसान नहीं था, इसीलिए वो छुपते छुपाते सभी को एक एक करके मार रहा था। ये सब कुछ ब्रेक्स बैठा स्क्रीन पर देखता है कि क्रिश्चियन घर के अंदर आ चुका है। तभी वो एक जगह पर बैठकर कुछ पढ़ने लगा था। ये देखकर ब्रेक्स को पता चल गया था कि ये सब कुछ तो उसका भाई किया करता था। ब्रेक्स को ये बात समझ आ गई थी कि क्रिश्चियन उसका भाई है, क्योंकि कई सालों से ये दोनों आपस में नहीं मिले थे। अब वो जल्दी से बाहर आता है और अपने आदमियों को गोलियां चलाने से मना करता है, कहता है स्टॉप, रुक जाओ। मगर जब वो नहीं रुकती तो ब्रेक्स अपने ही एक आदमी को मार देता है। फिर वो अब क्रिश्चियन को मारता है क्योंकि उसे उस पर बहुत गुस्सा था। वो उसे कहता है तुम्हारी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया, अपने मॉम डैड। क्रिश्चियन उसे कुछ भी नहीं कह रहा था क्योंकि वो जानता था कि उसका भाई उससे बहुत नाराज है। क्रिश्चियन अपने भाई को बहुत रोक रहा था मगर वो नहीं रुकता और इसी वजह से अब वो उसे मारता है। वो दोनों एक जगह पर बैठ गए थे। ब्रेक्स क्रिश्चियन से सारी बातें पूछता है। तभी वहाँ पर वही शेयर होल्डर आ गया था जिसके लिए ब्रेक्स काम क्या करता था। वो आकर ब्रेक्स से पूछता है तुमने इसे अभी तक नहीं मारा। तभी क्रिश्चियन अपनी गन उठाता है और उसके सर पर गोली मार देता है जिससे वो शेयर होल्डर मर गया था। क्रिश्चियन अब अपने भाई को बताता है कि मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे पीछे दुनिया के बहुत खतरनाक आदमी लगे हुए हैं, इसीलिए मैं तुम्हें परेशानी में नहीं डालना चाहता था और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी खतरे में फंसो। ब्रेक्स कहता है मैं खतरे में? तुम शायद जानते नहीं हो मेरे भाई, मैं खुद बहुत बड़ा खतरा हूँ। क्रिश्चियन अब यहाँ से जाने लगता है। ब्रेक्स उससे पूछता है अगर मुझे तुमसे दोबारा मिलना पड़े तो मैं तुम्हें कैसे ढूंढूंगा। वो कहता है तुम नहीं, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया था। अब हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पर ज़हनी बीमार बच्चों का इलाज किया जाता था। यहाँ पर एक नया बच्चा आया था, उसे भी ऑटिज्म की बीमारी थी। अब वो बच्चा एक कमरे में जाता है जहाँ पर उसे एक लड़की नजर आती है और ये वही लड़की थी जिसने बचपन में क्रिश्चियन को पजल का टुकड़ा उठा कर दिया था। वो बड़ी हो चुकी थी। ये वही जगह थी जहाँ पर क्रिश्चियन अपने पैसे दिया करता था ताकि बीमार बच्चों का इलाज हो सके। यहाँ पर हम उस लड़की के डैड को देखते हैं जो कि डॉक्टर थी, जो क्रिश्चियन का इलाज भी करना चाहते थे मगर उसके डैड की वजह से वो नहीं कर पाए। वो वहाँ पर कुछ लोगों को अपनी बेटी के बारे में बता रहे थे कि वो बोल नहीं पाती, इसीलिए एक सॉफ्टवेयर उसके लिए काम करता है। वो उसके जरिए किसी भी दूसरे को अपनी बात समझा सकती है और ये वही लड़की थी जो अब तक सब कुछ FBI के हेड को बताया करती थी। इस लड़की का दिमाग बहुत तेज था। ये बैठकर कंप्यूटर पर काम करती और सभी क्रिमिनल्स के बारे में पता करती। उनका सारा डाटा ये FBI के हेड को दिया करती थी और साथ ही क्रिश्चियन को भी उन क्रिमिनल्स के बारे में बताया करती। कहानी के आखिर में हम डैना को देखते हैं। उसे एक कोरियर मिला था जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग थी और ये वही पेंटिंग थी जो डैना ने क्रिश्चियन के पास देखी थी। इसे वो पेंटिंग बहुत पसंद आई थी तो अब क्रिश्चियन ने इसे ये पेंटिंग भिजवा दी थी एक तोहफे के तौर पर। दूसरी तरफ क्रिश्चियन जो कि अब अपनी गाड़ी के साथ अपना सारा सामान लेकर ये टाउन छोड़कर जा रहा था क्योंकि उसके बारे में अब सबको सब कुछ पता चल गया था। क्रिश्चियन अपने बारे में ये सब कुछ किसी को भी कभी भी नहीं बताना चाहता था और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।